स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो जानेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सभी एक्चुअली में आप सब ऐसे समझ सकते हो कि हम सभी को एक थ्योरम पढ़ना है जिसे कहते हैं गॉसस थ्योरम। तो उस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम सभी को ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली में जो चैप्टर नंबर 1 है ना क्लास 12 की फिजिक्स का, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ना स्टूडेंट्स, वो है गॉसस थ्योरम। और उस थ्योरम को पढ़ने के लिए ही ऐसा समझो आप सभी कि हम सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इसको जानने से पहले हम सभी को एक वेक्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, और जिसे कहते हैं क्या, एरिया वेक्टर। तो ये एक नया तरह का वेक्टर है, आप सभी इसे पहली बार बहुत कोई सुन रहे होंगे। तो इस एरिया वेक्टर को पहले समझते हैं ना, इसके बाद हम सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो कंसिडर करें आप सभी कि हम सभी के पास एक एरिया दिया हुआ है ना, एक सरफेस दिया है एक्चुअली में, और इसका एरिया को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ds, मतलब कि बहुत ही छोटा एरिया है। अगर हम इस एरिया, ये जो सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करें, है ना, नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करें। चलिए इसको, मतलब इसका डायरेक्शन बताने के लिए हम सभी इसको n कैप लिख रहे हैं। आई होप आप सभी को पता हो कि ये जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का यूज क्यों करते हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो हम सभी इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर हम सभी ड्रॉ करेंगे, है ना, और उस डायरेक्शन को हम सभी n कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये जरूरी है। ये बात को आप समझेंगे कि ये जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर में होगा। अब अगर हम सभी एक वेक्टर एज्यूम करें जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे इसी वेक्टर को आप सभी कंसिडर करो, है ना, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जितना इसका सरफेस एरिया है। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं अगर इस एरिया, ये जो एरिया है इसका होता है 3 मीटर स्क्वायर, इस सरफेस का एरिया कंसिडर करें 3 मीटर स्क्वायर होता, तो इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना लेते, 3, है ना। तो ठीक है, हम सभी को एक वेक्टर डिफाइन करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ds, और उसका डायरेक्शन किधर है, तो उसका डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, मतलब कि n कैप। तो इसी वेक्टर को हम सब क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं, जिसको कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सब इसको, मतलब मैक्सिमम बुक में इसको ना s ना दिखा करके a भी दिखाते हैं, तो ऐसे भी आप सब लिख सकते हो, dA वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है dA और इसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल, उस सरफेस पे। जब नॉर्मल के डायरेक्शन में हम सभी एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए इस सरफेस के इक्वल, मतलब इस सरफेस एरिया के इक्वल, और उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। तब इसे क्या कहते हैं, हम सभी एरिया वेक्टर कहते हैं। अब इसमें ना एरिया वेक्टर जो है, हम सभी दो सरफेसेस के लिए पढ़ेंगे। एक सरफेस को ओपन सरफेस कहते हैं और एक सरफेस को क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस किसे कहेंगे, तो ऐसा सरफेस जो कि कोई वॉल्यूम को इनक्लोज नहीं करता हो। आप इसे ऐसे समझो, जैसे कि एक ऐसा सरफेस है ना, अगर जिस पे आपको बंद कर दिया जाए ना, तो उसको तोड़े बिना आप सब उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसे सरफेसेस को हम सभी क्या कहेंगे, क्लोज सरफेस कहेंगे। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर कोई वाटर बोतल है ना, तो वाटर बोतल का अगर हम ढक्कन को खोल देना, तो अभी वो क्लोज सरफेस नहीं है, अभी वो ओपन सरफेस है। लेकिन अगर हम उसमें ढक्कन भी बंद कर दें तो वो सभी ओर से बंद हो गया। तो ऐसे वाले सरफेसेस को क्या कहेंगे, क्लोज्ड सरफेस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर इस मार्कर को आप सभी देखो तो ये सभी ओर से पैक्ड है ना, तो इसको क्या कहेंगे, अभी हम क्लोज्ड सरफेस कहेंगे। सिमिलरली, जैसे अगर सपोज करें कि ये एक क्यूब है ना, तो ये क्यूब अगर सभी ओर से क्लोज्ड है, कहीं से भी ये खुला नहीं है, तो ऐसे वाले सरफेसेस को क्या कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। तो अगर कोई ओपन सरफेस है, एग्जाम्पल के लिए इसे आप सब देखो, तो आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि नॉर्मल तो हम लोग ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग पे है कि हम सभी इसको किस ओर लेते हैं। ठीक है, हम सभी इसमें एरिया वेक्टर नीचे भी ले सकते हैं, हम सभी से एरिया वेक्टर ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखें तो अगर हम सभी इसमें एरिया वेक्टर दिखाना चाहें, तो एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, किसके, जिस सरफेस पे भी हम सभी एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, जिसको कहते हैं ds1। अब आप सभी बोलोगे इसमें नॉर्मल तो नीचे भी खींचा जा सकता था ना। हाँ, लेकिन अगर क्लोज्ड सरफेस होगा तो हम सभी के पास एक कन्वेंशन है कि जब भी कोई क्लोज्ड सरफेस रहता है ना, तो उस पर हम लोग एरिया वेक्टर बाहर बाहर की ओर लेते हैं। पहला चीज तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर। नीचे वाला सरफेस के लिए नीचे की ओर।
साइड वाला जो सरफेस है ना, इसके लिए इधर की ओर हमेशा बाहर बाहर की ओर होना चाहिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए फिर से आप इस मार्कर को ही कंसिडर करो स्टूडेंट्स। इसमें जो ऊपर वाला सरफेस है ना, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा ऊपर की ओर। नीचे वाला जो सर्कुलर शेप है, इसके लिए किधर होगा एरिया वेक्टर, नीचे की ओर। और ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है ना, ये गोल वाला पार्ट, इस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, कब, क्लोज्ड सरफेस है तब। और जब ओपन सरफेस है ना, तो हम लोग उस पर किधर भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर। तो ये डायरेक्शन दिखाने का तरीका था। और मैग्नीट्यूड होता कितना है, तो जितना उसका एरिया है उतना होना चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्मल, उस सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये था एरिया वेक्टर के बारे में कुछ बात, ठीक है। अब चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसे समझते हैं। तो चलिए हम सभी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम सभी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट, सपोज करें कि यहाँ पे हम सभी को एक सरफेस गिवन है और इस सरफेस का एरिया हम सभी ds कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इस सरफेस पे नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर को भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए ना। तो चलिए इसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ds वेक्टर से। और इस एरिया से हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है ना। तो किसी एरिया से हो करके, किसी यूनिट एरिया से हो करके कितने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किए ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं हम सभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा वो परपेंडिकुलर कितना क्रॉस किया उसे कहते हैं एक्चुअली में। तो हम सभी पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिफाई भी करेंगे हम सभी। तो द नंबर ऑफ electric field lines, the number of electric field lines crossing per unit area perpendicular to it is called electric flux, ठीक है। मतलब कि किसी एरिया से होकर के कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस किया एरिया के परपेंडिकुलर में, है ना, उसे कहते हैं हम सभी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है ना। तो ये फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम सभी क्या करेंगे, इस एरिया, जितना भी एरिया है उसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है, तो एरिया वेक्टर के साइड में, यानी जैसा आप समझ सकते हो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखोगे आप सभी, तो ई का जो कंपोनेंट होगा उसको हम सभी को लिखना पड़ेगा एरिया वेक्टर के अलोंग, है ना। तो क्या लिखेंगे, ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर आप सभी इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर ही है, और बीच में कोस थीटा है, मतलब कि ये डॉट प्रोडक्ट का चीज़ है ना। तो इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो आप सभी देख सकते हो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, मतलब कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, तो यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर, और साथ में क्या है मीटर स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी ये भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ यूनिट के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझे आप सभी, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना, पहले जो पढ़े हैं ना उसको एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। सपोज करें आप सभी कि हम सभी को एक स्क्वायर साइड, एक स्क्वायर प्लेट दिया गया है इस ओर, है ना, और ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। मतलब कि वाई जेड प्लेन में एक स्क्वायर रखा गया है जिसका साइड कितना है ए। तो हम सभी को बोला जा रहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की ओर है ना, और उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है, सपोज कर रहे हैं कि 2 न्यूटन पर कूलम्ब, है ना,
एक्स एक्सिस की ओर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सभी को फ्लक्स पता करना है। तो फ्लक्स कैसे पता करेंगे? तो ये जो एरिया है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इस ओर होगा। ठीक है, आप सभी बोलोगे इस ओर भी है। ठीक है, अभी पीछे भी हम सभी कंसिडर करेंगे। सपोज करें इसका एरिया वेक्टर इधर भी है, तो अगर हम यहाँ पे इस एरिया वेक्टर को कंसिडर करें तो कितना फ्लक्स होगा? तो इसका फ्लक्स होगा, सपोज कर रहे हैं कि ये है एरिया वेक्टर, इसको हम कह रहे हैं DS1 और इसको कह रहे हैं DS2। अगर इसमें छोटा सा एरिया हम सभी कंसिडर किए हैं तो इस DS एरिया के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर होगा बोथ साइड में। तो इस और कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो वो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो आप सभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं E इंटू DS2 और साथ में लिखेंगे कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो फ्लक्स कितना आ रहा है? यह आ रहा है E इंटू DS2। ठीक है, अब इधर देखें आप सभी। अच्छा, यहाँ पे DS1 और DS2 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम एरिया के करस्पॉन्डिंग ही हम सब ने एरिया वेक्टर लिखा है। ठीक है, अब आप सभी यहाँ देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे फ्लक्स होगा, हम सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। मतलब कि EDS कोस एंगल कितना है? तो एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, दोनों एंटी पैरेलल है ना, तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री कोस कितना होता है? -1। तो इस ये हो जाएगा -E इंटू DS। ठीक है, तो एक फ्लक्स ये आ रहा, एक फ्लक्स ये आ रहा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम सभी इसे अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। मतलब कि सिंपल इसको क्या लिखेंगे? φ1 प्लस φ2। φ1 कितना है? तो E इंटू DS, और φ2 कितना है? अब चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस। तो सपोज करें कि हम सभी को एक क्यूब दिया है और ठीक है, ये क्यूब गिवन है सपोज करें, और इस क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है ना, इस ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में है, और इसका वैल्यू कितना है? सपोज कर रहे हैं इसका वैल्यू है 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर आप सभी एक्स वाई एक्सिस इसमें कंसिडर करना चाहो तो इसे आप कह सकते हो एक्स एक्सिस, इसे आप कह सकते हो वाई एक्सिस, और इसको कह सकते हो जेड एक्सिस, है ना। तो इस ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम सभी को फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स कितना होगा अगर इस क्यूब का साइड को हम ए मान के रखे हैं? तो आप सभी देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ एक्स एक्सिस में है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी किधर होगा? अलोंग एक्स एक्सिस ही निकालेंगे, तो वो होगा इस सरफेस के अलोंग और इस सरफेस के अलोंग। क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस किससे करेगा? यही दोनों एरिया से होकर के। तो पहले इस एरिया के करस्पॉन्डिंग हम सभी निकाल के देखते हैं ना। ये एरिया है, और आप सभी को पता होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा इस ओर, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा इस ओर, है ना। और क्योंकि ये इस क्यूब है तो क्यूब के लिए सभी फेसेस का एरिया तो सेम होता है ना, तो अगर इस एरिया को S कह रहे हैं तो इस एरिया को भी S कहना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 3 न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स निकालना चाहे स्टूडेंट, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। आप सभी देखो तो एरिया वेक्टर इस ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है ना, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएंगे तो हम सभी को लिखना पड़ेगा कोस थीटा, और एंगल है 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो फ्लक्स यहाँ पे कितना आ रहा? E
इंटू, एक्चुअली में यहाँ पे ds नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे हम सभी का एरिया वेक्टर को तो s कंसिडर किया ना, तो ई डॉट एस वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा ई एस कोस 0 डिग्री, मतलब कि ई इंटू एस होगा। ये फ्लक्स निकला यहाँ पे। चलिए इसे हम φ1 कह देते हैं। यहाँ पे आप सभी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी उसी डायरेक्शन में है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एरिया वेक्टर किधर है, इसके ओपोजिट में। मतलब अभी एंगल कितना है, अभी एंगल है 180 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होगा, ये होगा ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम सभी को कोस थीटा देना पड़ेगा, और एंगल कितना है स्टूडेंट, 180 डिग्री, और कोस 180 होता है -1, मतलब ये आ गया माइनस ई इंटू एस। इसे हम सभी φ2 कह देते हैं। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो ये सभी को जोड़ देंगे φ1 प्लस φ2, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को तो अल्जेब्रिकली हम सभी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो φ1 कितना है, ई इंटू एस, φ2 कितना है माइनस ई एस, नेट फ्लक्स कितना हुआ 0। ठीक है, तो कोई भी फ्लक्स यहाँ पे नेट फ्लक्स 0 हुआ, मतलब एक फ्लक्स, जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना, इसीलिए नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये कुछ इसके बेसिस पे हम सभी ने एक न्यूमेरिकल बनाया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। जैसे इसमें आप सभी गौर करो कि ये जो एरिया था, मतलब कि ये जो क्यूब का एक फेस था ना, वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म था। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिफॉर्म हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एक स्फीयर ही ले लो, है ना, स्फीयर का ऊपर वाला सरफेस को इस तरह से कंसीडर करो। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे एरिया वेक्टर हर जगह सेम नहीं है। मतलब किसी भी वेक्टर को कब कहते हैं कि वो इक्वल है, जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो। अब अगर हम सभी यहाँ पे एक स्क्वायर शेप को एज्यूम करें, है ना, जो कि पूरा फ्लैट है, प्लेन है ना, तो इस पे एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, मतलब डायरेक्शन देखो सेम है ना, डायरेक्शन भी सेम है और एरिया भी सेम है। तो हम सभी इस वेक्टर को सेम डायरेक्शन में है तो सेम इक्वल कह सकते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था। लेकिन जब अगर हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर वेरी करे, है ना, तो कैसे हम सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करें कि हम सभी को एक ऐसा सरफेस दिया है, ठीक है, इस तरह का सरफेस दिया है, इस तरह का सरफेस दिया, रैंडम सा एक सरफेस है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर जगह इसका जो शेप और साइज है वो चेंज कर रहा है ना। तो अब ऐसे वाले सरफेस के लिए हम कैसे फ्लक्स डिफाइन करेंगे। सपोज कर रहे हैं कि इस पूरे सरफेस पे एक यूनिफॉर्म या फिर कह सकते हो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, वैसे चेंज करेगा तो भी हम सभी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए हम सभी को वेक्टर इंटीग्रेशन आना चाहिए, मतलब वेक्टर कैलकुलस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो एनसीईआरटी लेवल पे उतने लेवल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी सपोज कर रहे हैं कि हम सभी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सभी कॉन्स्टेंट मान रहे हैं ना, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर है, इस ओर है, इस ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज आप सभी यहाँ पे देखो, तो इसके हर एक प्लेस पे एरिया वेक्टर सेम तो नहीं होगा ना, क्योंकि इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। तो हम सभी क्या करते हैं, इस पूरे सरफेस को बहुत ही स्मॉल स्मॉल एरिया में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। इस पूरे सरफेस को बहुत ही छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं। कितना छोटा, बहुत ही छोटा, टेंडिंग टू 0 टाइप का। पूरा पूरा 0 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूरा 0 कर ही देंगे तो फिर वहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं होगा, जिसके चलते हम सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी देखो, इसमें बहुत सारे एरिया में हम सब ने इसको डिवाइड कर रखा है। एक सरफेस एरिया को सपोज कर रहे हैं, इसको हम ds कह रहे हैं, ds। क्या सभी को ds कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम इस सरफेस को ना बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि जितने भी हम सब ने डिवीजन किया उस एरिया का, उसका हर एक छोटे छोटे एरिया को हम सभी इक्वल बोल पाएंगे। कब ऐसा बोल पाएंगे स्टूडेंट? जब बहुत ही छोटा होगा तब। अगर इसको आप सभी को समझ में नहीं आया ना, तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे अगर आप सभी को गेहूं का दाना दिया जाए, ठीक है, तो वो जो गेहूं का दाना है उसको आप अलग अलग गिन सकते हो, है ना। कोई कोई गेहूं का जो दाना होगा वो छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर हम उसका आटा आपको दे दें, है ना, मतलब उसको पूरा पाउडर्ड फॉर्मेट में आप सबको दे दें, अब आपसे पूछा जाए कि उस जो पार्टिकल है उसके एक एक का साइज शेप आप सभी अलग अलग बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि सब आपको सेम लगेगा। इसी चलते हम सभी क्या करते हैं, किसी भी एरिया को अगर हम सभी को डिफाइन करना होता है तो बहुत ही छोटे एरिया में डिवाइड करते हैं, ताकि हम सभी छोटे छोटे डिवीजन को इक्वल बोल पाए। तो अगर हम इसको ds कह रहे हैं तो सभी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ds होगा। लेकिन एक चीज आप सब गौर करो, इसका डायरेक्शन कुछ अलग है ना। इस एरिया के करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो ds है, लेकिन इसका डायरेक्शन कुछ अलग है। तो इस एरिया वेक्टर को हम कहते हैं ds, मतलब कि, और इसको भी कहेंगे ds, लेकिन इस वेक्टर, यहाँ पे जो वेक्टर आप सभी देख रहे हो ना, ये वेक्टर अलग अलग है ना दोनों। तो हम सब क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लक्स डिफाइन करेंगे। तो फ्लक्स छोटा सा होगा ना, छोटा सा एरिया के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी हमको कितना मिलेगा, छोटा सा ही मिलेगा। चलिए इसको हम पहला वाला फ्लक्स कह देते हैं। तो ये कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उसको और इस यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा उसको, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। सिमिलरली इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। वो कितना होगा, चलिए इसको हम d∅2 कहते हैं। तो वो होगा E डॉट, इसको ds1 ds2 भी हम कहेंगे, ऐसा वेक्टर जिसका भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो एरिया वेक्टर तो अलग हो ही गया। तो 1 2 इसको भी कह देते हैं। चलिए हम इसको ds1 और ds2 कह देते हैं। इसी तरह से जितने भी डिवीजन हम सब ने किया है ना, सभी डिवीजन के करस्पॉन्डिंग, हर एक सरफेस के करस्पॉन्डिंग हम सभी क्या करेंगे, फ्लक्स को है वो ऐसा कैलकुलेट करके लास्ट में सबको जोड़ देंगे। मतलब कि हम सभी को ये जो d∅1 है, फिर d∅2 है, फिर d∅3 है, इस तरह से सभी फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कहाँ तक, जितने भी सब डिवीजन में हम सब ने डिवाइड किया उतने को। और ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ने के लिए स्टूडेंट आप सभी को पता होगा ना, हम सभी इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो हम सभी नेट फ्लक्स को अगर हम सभी को कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे, फाइव इक्वल टू वो लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन। एक्चुअली में यही एक जनरल फॉर्मूला है। और कभी कभी आप सभी देखोगे ना, तो इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे छोटा सा ऐसा गोल लगाया जाता है, एक सर्कल दिया जाता है। ये सर्कल इसलिए लगाते हैं ना कि ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि हम सभी जब कोई क्लोज्ड सरफेस में इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हम सभी ऐसा सर्कल का शेप देते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे अगर ये सरफेस तो अभी हम सब ने ओपन लिया है ना, तो ओपन सरफेस के लिए हम सभी को ऐसा गोल दिखाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लोज्ड सरफेस रहता ना तो हमको यहाँ पे गोल दिखाना पड़ता। जैसे अगर सपोज करें कि हम सभी को एक स्फीयर गिवन है और इस स्फीयर का जो रेडियस है सपोज करें उसको r मान रहे हैं, तो अगर हम सभी को इस पूरे स्फीयर में फ्लक्स चाहिए, अभी हम सभी इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, बस आप सभी इसमें अभी सपोज करो कि हम सभी को इसमें क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, तो हम सभी को पता है कि नेट फ्लक्स होता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो भी एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करके पूरे सरफेस में जोड़ेंगे। लेकिन अभी जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है ना, तो हम सभी को इंटीग्रेशन में ऐसा गोल देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या कि जब हम सभी फ्लक्स निकालते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस में तो ऐसा गोल देंगे इंटीग्रेशन में, है ना, और नहीं तो ऐसा गोल देने का जरूरत नहीं है। ठीक, अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और इसे आप सभी ध्यान से समझोगे अभी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सपोज करें कि हम सभी को एक स्फीयर गिवन है ना, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, और इसके सेंटर में हम सभी को एक प्लस क्यू चार्ज मतलब बोला गया है कि प्लस क्यू चार्ज को हम सब ने कहाँ रखा है, इस स्फीयर के सेंटर में रखा है। और ये जो रेडियस है इस स्फीयर का उसको हम सभी को r दिया गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस प्लस क्यू चार्ज के वजह से ये पूरे स्फीयर से नेट फ्लक्स कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना हर जगह, ठीक है। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कर रहे हैं अगर हमको पता करना हो कि इस पॉइंट पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर। आई होप आपको ये पता हो, है ना। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना तो उसका फॉर्मूला ये होता है। और डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड टू दैट पॉइंट, यानी कि इस ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा।
अच्छा आप सभी बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतना है तो क्या इस पॉइंट पे, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, इस स्फीयर के सरफेस के हर एक पॉइंट पे इतना ही होगा ना? क्योंकि देखो क्यू तो चेंज करने वाला है नहीं, 4πε0 ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस तो फिक्स है ना, ठीक है, क्योंकि रेडियस तो फिक्स ही रहेगा स्फीयर में। तो इस स्फीयर के हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हर ओर है, ठीक है। इसी चलते हमको यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है तो फ्लक्स तो होगा ना नेट, तो वही फ्लक्स पता करना है। तो क्या करते हैं, सपोज कर रहे हैं कि इसी पॉइंट पे हमको फ्लक्स पता करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे छोटा छोटा एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हर एक सरफेस पे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो चलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इसका जो एरिया एलिमेंट है वो है ds, मतलब कि ये छोटा सा एरिया हम सब ने लिया ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है ds, और उसका डायरेक्शन कितना होगा, सॉरी किधर होगा, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा नॉर्मल ही होता है ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और किसी भी सरफेस पे नॉर्मल खींचेंगे तब तो ऐसा ही होगा, सेंटर से पार करने वाला लाइन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों अभी देखो आप सभी कि ये सेम डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहाँ पे भी हम सबको गोल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस हम सब ने लिया है। अब अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा, और एंगल कितना है, तो देखो एरिया वेक्टर भी इस ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस ओर है, तो एंगल होगा 0 डिग्री, और कोस 0 होता है 1। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई इंटू डी एस। अब यहाँ पे देखो आप सभी, तो क्या हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं? देखो अगर कांस्टेंट है तब तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आप सभी को पता होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप सबने पढ़ा होगा, है ना। तो जब कांस्टेंट रहता है तो हम उसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हैं ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, सेम है, और यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड का ही बात किया जा रहा है, वेक्टर तो है ही नहीं। तो हम सभी इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था इसीलिए हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाले, वरना हमको अंदर ही रखना पड़ता। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, ds, तो ई है। अच्छा ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को ना आप दो तरीके से समझ सकते हो, है ना। पहला तो हम सभी चलिए समझते हैं, विजुअलाइज करके ही समझते हैं। ये ds क्या था, ds था ये स्फीयर का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा एरिया, है ना। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब, और ये क्लोज्ड क्यों लगा है, हमको ये पूरे स्फीयर के लिए करना है ना। तो छोटा छोटा ये जो एरिया है इसको पूरे स्फीयर में अगर जोड़ देंगे तो पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा ना, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया ना तो ये समझ लो आप सभी कि अगर हम सभी इंटीग्रेशन dx करना होता हम सभी को तो क्या करते, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है ना। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा सिर्फ s का मतलब सरफेस एरिया, ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है स्टूडेंट, 4π इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम सभी यहाँ से पुट कर सकते हैं 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। तो 4πr² से 4πr² मर गया तो बचा क्या, Q/ε0, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसी को हम सभी कहते हैं गॉसेस थ्योरम। एक चीज आप सभी गौर कर रहे हो, ये जो रेडियस है ना, अगर इसको हम बड़ा लेते या छोटा लेते ये तो कट ही जाता ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, स्फीयर हम बड़ा लें या छोटा लें आंसर तो यही आने वाला है। तो हम लोग ना इसको एक जनरलाइज वे में समझ सकते हैं। एक्चुअली में अगर यहाँ स्फीयर की जगह कोई और भी क्लोज्ड सरफेस लेते, एग्जांपल के लिए क्यूब लेते, है ना, या फिर सिलेंडर लेते, आंसर तो इतना ही आएगा, Q/ε0, ठीक। यानी कि ये क्लोज्ड सरफेस के शेप पे, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो आंसर हम सब ने लाया है ना, ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस हम सब लेंगे, लेकिन हाँ क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, क्योंकि अगर ओपन सरफेस होगा ना तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हम सब इसको क्या लिख सकते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught times the total charge enclosed within the surface, enclosed within that surface। मतलब कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, अगर हमको उसमें से नेट फ्लक्स पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम सभी उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो भी चार्ज बंद है ना उसको ऊपर रखेंगे और नीचे में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लेंगे, तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो भी नेट फ्लक्स होगा वो हम सभी को मिल जाएगा। इसी को गॉसेस थ्योरम कहते हैं। तो अगर इसका स्टेटमेंट लिखना है तो हम सभी ये लिखेंगे, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है ये कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, इसीलिए हम यहाँ पे क्लोज दिखा रहे हैं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, ये कितना होगा, तो जो भी उस सरफेस पे चार्ज इनक्लोज्ड है, इसीलिए शॉर्टकट में हम IN लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही है गॉसेस थ्योरम और ये रहा उसका प्रूफ। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझ चुके हैं। अब इसमें कुछ बात ध्यान देने वाला है। यहाँ पे जो Q रखते हैं ना, ये जो गॉसेस थ्योरम का यहाँ पे जो इक्वेशन हम सब ने लिखा है, यहाँ पे जो चार्ज होता है वो चार्ज हमेशा होना चाहिए वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो बंद है वो वाला, बाहर में नहीं, है ना। कहने का मतलब ये कि सपोज करें कि यहाँ पे एक सरफेस दिया है क्लोज्ड सरफेस, और इसके अंदर में Q1 चार्ज भी है, Q2 चार्ज भी है, Q3 चार्ज भी है, और बाहर में Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है, हर जगह तरह तरह का चार्ज मौजूद है। अब अगर यहाँ पे हम सभी को अप्लाई करना हो गॉसेस थ्योरम, तो इस चार्ज के प्लेस पे कौन कौन सा चार्ज लिखेंगे, जो भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में बंद है वो चार्ज, मतलब कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये टोटल चार्ज को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सभी को मिलेगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज के वजह से मिलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये सभी चार्जेस के वजह से, अंदर में बंद है वो वाला भी, बाहर में बंद है वो वाला भी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन सभी चार्जेस के वजह से जो है ना वो वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ जो चार्ज रखते हैं वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ रहेगा कौन सा, जो अंदर में चार्ज बंद है वो वाला। ठीक है, तो इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक, अब हम सभी को इसका एप्लीकेशंस के बारे में जानना है, मतलब कि गॉसेस थ्योरम का यूज करके हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। तो NCERT में हम सभी को तीन एप्लीकेशन इसका पढ़ना है। एक स्ट्रेट वायर होगा, बहुत ही लंबा और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो उस वायर के वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। दूसरा एक प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट रहेगा उसके वजह से, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, है ना। इन तीनों एप्लीकेशंस को हम सभी अगले वीडियो में कवर अप करेंगे।